नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, इसरो ने अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई मैप पोर्टल लॉन्च किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। 2 दिसंबर को भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ। चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसमें 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया गया। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हो रहा है? नई दिल्ली में। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया? तो महाकुंभ मेला है क्षेत्र, उसको जिला घोषित कर दिया। कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल तकनीक का परीक्षण कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कब स्थापित किया? दिसंबर 2024 में। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को। और भारत में बाघों की हालिया संख्या कितनी दर्ज की गई? 3682, यानी कि 3682 बाघों की संख्या दर्ज की गई। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। टेस्ट वगैरह आपको मिल चुका है और आपके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वार्षिक करंट की 2025 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। इसके अंदर अब आपको आगे डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में डेली की पीडीएफ मिलेगी, वीकली की पीडीएफ मिलेगी, मंथली पीडीएफ मिलेगी और बूस्टर डोज के साथ में पीडीएफ आपको मिलेगी। और इसके अंदर आपको 2024 की और 2023 की भी पीडीएफ मिलेगी और 2025 का भी पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जिस प्रकार 2024 की करंट की टेस्ट सीरीज में आपको मिला था ना, डेली का टेस्ट, डेली की पीडीएफ, डेली, अब आपको इसके अंदर डेली टेस्ट मिलेगा, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिलेगा, वीकली पीडीएफ, मंथली टेस्ट मिलेगा, मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो 2024-25 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर 2024 का भी डाटा आपको मिलेगा, 2025 का भी आगे आपको डाटा मिलता रहेगा। तो करंट अफेयर्स की ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो 100 रुपए के अंदर आप इसका पूरा लुत्फ यानी कि लाभ उठा सकते हो। तो करें ज्वाइन प्रताप क्लासेस ऐप पर। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, इसरो ने 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोपा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? अब इस क्वेश्चन को तो स्टार ही लगा लो। आरएस, पटवार, इसके अलावा यूआरओ, इसके अलावा और भी एग्जाम होंगे जैसे अभी जेल प्रेरी का आगे हुआ, तो प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन टपकेगा। इसरो ने 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोपा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के? तो वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए। कौन सा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है एक ईएसए। इसके सहयोग से इसरो ने 5 दिसंबर को यानी कि कल प्रोपा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये देखो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक है, और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कथन से किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है इसके अंदर। तो लॉन्चिंग एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के प्रोबा 3 सैटेलाइट मिशन की सफल लॉन्चिंग कर दी है। ये 3 प्रकार का है। ये प्रोबा 3 का प्रकार देखो, दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है जिसका उद्देश्य उपग्रहों के बीच स्टिक दूरी बनाए रखना। ये दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। ये क्या है? जितने भी उपग्रह हैं उनके बीच एक स्टिक दूरी बनाए रखेगा। इसके अंदर इस सैटेलाइट में 2 उपग्रह लॉन्च किए गए। एक तो है कोरोनाग्राफ जिसका वजन है 310 किलोग्राम। एक है ओकुलटर जिसका वजन है 240
किलोग्राम, ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है इनका। इसके अलावा इसका कुल वजन प्रोबा 3 मिशन में दोनों उपग्रहों का कुल वजन 550 किलोग्राम है। दोनों उपग्रह जो 7 भेजे गए हैं उनके अंदर टोटल वजन कितना हो गया, 550 किलोग्राम। इसका उद्देश्य, यह मिशन उपग्रहों के बीच स्टिक फॉर्मेशन फ्लाइंग का अध्ययन करेगा, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोगी होगा। उद्देश्य भी आपसे पूछ सकता है। नाम का अर्थ, अब जो प्रोबा है ना, प्रोबा, इसका मतलब है प्रोजेक्ट फॉर अनबोर्ड एनोटॉमी। क्या है? प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनोटॉमी, ये प्रोबा का पूरा नाम है, इसका नाम का अर्थ दिया हुआ है। प्रोबा 3 को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-25 की मदद से लॉन्च किया गया। इसमें C-25 असल में रॉकेट कोड है। अब ये पूछा जा सकता है भी किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो ये इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV, ज्यादातर इसके द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। ESC प्रोबा 3 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च हुआ है। और 2001 के अंदर प्रोबा 1 मिशन लॉन्च हुआ, और प्रोबा 2 है वो 2009 के अंदर लॉन्च हुआ था। ये भी पीछे वाला भी पूछ सकता है। प्रोबा 1 2001 में, प्रोबा 2 2009 में, और प्रोबा 3 अब दिसंबर 2024 के अंदर लॉन्च हो चुका है। ये जितनी डिटेल मैंने बता दी है, इसको गजब तरीके से आप पढ़ लेना भाई, कहीं से भी किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता कितनी बार चुना गया है? आपको बताया बहुत दिनों से महाराष्ट्र के अंदर जो है मुख्यमंत्री को लेकर काफी सस्पेंस चल रहा था, भी किसको सीएम बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। तो अभी महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। इन्होंने कल शपथ भी ले ली है। किसने? देवेंद्र फडणवीस ने। किसने? देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। कितनी बार है? तीसरी बार सीएम पद बने हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले पहले भाजपा के पहले नेता बने हैं। तो भाजपा पार्टी के नेता हैं, और पहली बार 10 साल के अंदर इन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब जो पहले वाले पूर्व सीएम थे एकनाथ शिंदे, वो डिप्टी सीएम बन गए। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस 2014 और 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाजपा ने 288 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें जीती, जो राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है देखा गया। देखो टोटल 228 विधानसभा सीटें थी महाराष्ट्र में, वहां पर 132 सीटें टोटल किसकी थी? भाजपा की। तो ये राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगला प्रश्न, कथन है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है वो फरवरी 2024 के अंदर लॉन्च की गई। कथन 2, मार्च 2025 तक 10 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन और मार्च 2026 तक 40 लाख का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2025 तक 10 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, और मार्च 2026 तक 40 लाख का लक्ष्य है कि 40 लाख तक लोगों को यहाँ पर क्या है, जो है मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिले। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो उत्तर नंबर सी हो जाएगा इसका। तस्वीर में आप देख सकते हो। तो परिचय, यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर योजना है, पीएम घर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी। उपलब्धि, केवल 9 महीनों में 6.3 लाख सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए गए। यानी कि 6.3 लाख सोलर हैं वो इंस्टॉलेशन यानी कि पूरे किए जा चुके हैं। औसतन प्रति माह 70,000 सोलर इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, जबकि योजना से पहले यह संख्या केवल 7,000 प्रति माह थी। यानी कि ये योजना से पहले है ना, ये संख्या केवल कितनी थी? 7,000 प्रति महीने, लेकिन अब औसतन पड़ रही है 70,000। लक्ष्य, मार्च 2025 तक 10 लाख सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य, और मार्च 2026 तक 40 लाख सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि लगभग अब यही लक्ष्य है भी प्रत्येक घर जो है परिवार है उनके घरों पर सोलर लगवाए जाए। अगला, जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ किसने दिलाई है? जस्टिस मनमोहन वह को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ किसने दिलाई? अब मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे मनमोहन। कौन बने थे? जस्टिस मनमोहन बने। लेकिन अब जो कोलेजियम सिफारिश है उसी के अकॉर्डिंग अब इनको
कहां पर ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के रूप में इनको ट्रांसफर कर दिया और इनको शपथ दिलाई है जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। जो वर्तमान में 51वें मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इन्होंने जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई है। देखो मुख्य तथ्य, 5 दिसंबर 2024 को जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। उन्हें सीजेआई संजीव खन्ना ने शपथ दिलाई है। तो 6 महीने का इनका कार्यकाल है। संजीव खन्ना का 51वें मुख्य न्यायाधीश है, तो उनको क्या है, जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन के शपथ लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो चुकी है और इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की कुल संख्या है वो है 34। और इसमें कोलेजियम के माध्यम से क्या है, 28 नवंबर को जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश से की गई थी। यानी कि जो कोलेजियम सिफारिश के माध्यम से क्या है, इनकी चर्चा पहले हो चुकी थी, इनकी सिफारिश हो चुकी थी, लेकिन कल इनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 51वें मुख्य न्यायाधीश ने संजीव खन्ना ने इनको शपथ दिलाई है। अगला, ई मैप पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? हाल ही में ई मैप पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? ये पोर्टल वगैरह इस प्रकार के पढ़ लिया करो, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर पोर्टल वगैरह है, कोई ऐप वगैरह लॉन्च होता है तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। तो ई मैप पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया? तो ये है निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ई मैप पोर्टल शुरू किया गया है। लगभग पोर्टल वगैरह ना, इनका उद्देश्य ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये भारत सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल, इसको बोलते हैं ई मैप पोर्टल, शुरू कर दिया। यानी कि इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल। ये उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी माप विज्ञान मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो ये किसके द्वारा? उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? देखो ये अलग अलग जो यूनिवर्सिटी वगैरह ये अलग अलग साल का कोई सर्वश्रेष्ठ शब्द चुन लेते हैं, कोई किसी भी प्रकार का होता है। तो अब की बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सन 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना? तो ये अब की बार सर्वश्रेष्ठ है ब्रेन रोट। कौन सा शब्द है? ब्रेन रोट है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना है। किसको? ब्रेन रोट। ब्रेन का मतलब अपना दिमाग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की आदत को बयां करने वाले शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना, जिसे ब्रेन रोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन रोट है। ये शब्द सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी को लेकर ये दिखाता है। तो इसलिए उन पर दिमाग पर ये प्रभाव आया कि ब्रेन रोट है, उसको अब की बार सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया जाए। भोपाल से लगे रातापानी अभयारण्य को किस दिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? भोपाल से लगे रातापानी अभयारण्य को किस दिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये किया गया 3 दिसंबर 2024। 3 नहीं है, 2 दिसंबर 2024 को। कब है? 2 दिसंबर 2024 को भोपाल से लगा है रातापानी अभयारण्य। पूछा जा सकता है रातापानी अभयारण्य कहां पर है? जीके से संबंधित भी आ सकता है। तो कहां पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब है? 2 दिसंबर 2024 को। इसके अलावा एक साथ दो बने थे। तो भोपाल से लगा रातापानी अभयारण्य, यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना। इससे पहले इसकी अधिसूचना है वो 2 दिसंबर को जारी हो गई थी। इससे पहले 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब देखो 8वां और 9वां लगभग 1-2 दिनों का अंतर है। पहला 8वां बना था शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व बना, और 9वां बन गया रातापानी अभयारण्य, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। इस तरह 2 दिनों में मध्य प्रदेश को 2 नए टाइगर रिजर्व मिले हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किस कलाकार को इस बार मिला है? ब्रिटेन का प्रतिष्ठित
टर्नर पुरस्कार किस कलाकार को इस बार मिला? तो ये अपनी भारतवंशी कलाकार है जिसका नाम है जसलीन कौर। कौन सी है? भारतीय कलाकार, भारतवंशी कलाकार है जसलीन कौर, जिनको ब्रिटेन का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है टर्नर पुरस्कार, इन कलाकार को सम्मान मिला है। महिला का नाम है ये। तो ये ब्रिटेन की प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला है। जन्म तो इनका ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड की राजधानी जहां पर राष्ट्रमंडल खेल होंगे वहां पर इनका जन्म हुआ, लेकिन ये भारत के अंदर अपनी जो है रह रही है, तो इसलिए भारतवंशी कलाकार हैं जसलीन कौर, इनको ये अवार्ड मिला। 4 दिसंबर 2024 को अपनी प्रदर्शनी ऑल्टर आल्टर आल्टर के लिए ने 26.84 लाख रुपए का पुरस्कार इनको मिला, और इस पुरस्कार का नाम चित्रकार JMW टर्नर के नाम पर रखा गया था। 1775 से लेकर 1851 के बीच में एक चित्रकार था JMW टर्नर, इनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDISHA 31 मार्च 2024 तक कितने व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 31 मार्च 2024 की बात है ये। इसके अंदर यहाँ पर कितने व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया? तो ये 31 मार्च 2024 तक दिया है 6 करोड़ व्यक्तियों को। कितने? 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का परिणाम प्रशिक्षण दिया है। ये 31 मार्च 2024 तक की बात है। इससे आगे हो चुके हैं 6.39 करोड़। कितने हो गया भाई? 6.39 करोड़ अब डिजिटल साक्षरता का परिणाम हो चुका है। देखो, उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की खाई को पाटने और हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। 31 मार्च 2024 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि डिजिटल तरीके से साक्षरता प्रदान की जाए। तो 31 मार्च 2024 तक इनका लक्ष्य था 6 करोड़ ग्रामीण परिवार। अभियान ने लक्ष्य को आगे बढ़कर 6.39 करोड़ व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। इससे आगे कितने हो गए? अब 6.39 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान कर दी है। और इस योजना का जो संचालन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये याद रखना भी, किसके द्वारा? जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। देखो, कोई भी सूचना आती है, देखो इस प्रकार की कोई भी सूचना आ गई, देखो इस प्रकार की टेलीग्राम पे सूचना आपको मिलती है। और लास्ट मैंने 4 मंथ की PDF, देखो 3 मंथ की टेलीग्राम पे डाल दी। पशु पर कराई थी, मुगल स्थापत्य कला इनकी PDF डाल दी। और कल मैंने हिस्ट्री के अंदर 1857 की क्रांति करवा दी भी, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक है ना, 1857 की क्रांति, वो मैंने कल करवा दी। उसको भी गजब तरीके से देख लेना। अब आगे का जो टॉपिक होगा फर्स्ट ग्रेड में उसको अपने धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की मेरी अलग से क्लासें हैं, वो आप जरूर देखा करो। भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया पुणे के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 2024 सेहत मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? PV सिंधु, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, किताबी श्रीकांत, अश्विनी पोनप्पा, प्रणय कुमार, तस्नीम मीर और सौरभ वर्मा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, अच्छे तरीके से जवाब देना। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। बाकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये बुक है बाजार के अंदर उपलब्ध, 6 से 12 की ऑनलाइन बुक है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग आपको करंट के टॉपिक आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, URO की टेस्ट सीरीज चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, ये आप ले सकते हो। सामाजिक पात्रता, रीट पात्रता की चल रही है। खूब सारी अपनी टेस्ट सीरीज है, जबरदस्त तरीके से आप ले सकते हो। ये शिक्षा मनोविज्ञान है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट 11 सभी के लिए रामबाण साबित होगी। बाकी आपको RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की RPSC ने जितने भी पुराने पेपर करवाए हैं उनकी भी PDF अपलोड है 2011 से 22 तक, ये भी आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।